सो हैव यू बीन अटेंडिंग फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स लेक्चर्स? पिछले 2 वीक्स में 2 लेक्चर्स हुए, अटेंड किए? किसने किए? हाउ मेनी ऑफ यू हैव? ऑनलाइन भी हुआ है? यूट्यूब से देखा है? अच्छा अच्छा, कुछ पता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में? ठीक है, तो क्या पता है? व्हाट आर डेरिवेटिव? डेरिवेटिव्स के टाइप्स बता दो फटाफट। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक नहीं पता क्या? हाँ, उन पे ट्रांजैक्ट करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बेसिक डेरिवेटिव, बेसिक डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए। शैल वी स्टार्ट? कर ले, परमिशन है? ओके। सो डेरिवेटिव्स, ये लिख लो एक बार को, सो दैट यू रिमेंबर। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट डिराइव देयर वैल्यू। Derivatives are financial instruments that derive their value from an underlying. मतलब ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिसका खुद का कोई एसेट नहीं है। इट डज नॉट हैव एन एसेट ऑफ इट्स ओन। खुद का कोई फिजिकल एसेट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किसी और एसेट से डिराइव हो रही है, ठीक है। सो आपके डेरिवेटिव्स मेजरली 4 टाइप के होते हैं: फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। दीज आर द टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इनका जो अंडरलाइंग बनता है वो कुछ भी हो सकता है। मतलब आपका अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या क्या फाइनेंशियल एसेट्स हैं हमारे मार्केट में? इक्विटी स्टॉक्स हम सब जानते हैं। तो स्टॉक अंडरलाइंग हो सकता है कि भाई किसी स्टॉक से इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिराइव हो रही है। टाटा मोटर के स्टॉक से, टाटा स्टील के स्टॉक से, किसी भी स्टॉक से इसकी वैल्यू डिराइव हो सकती है। तो दैट इज फ्यूचर ऑन इक्विटी स्टॉक्स। स्टॉक के बाद स्टॉक इंडेक्स पता है हमें? स्टॉक इंडेक्स का एग्जांपल दो। निफ्टी एंड सेंसेक्स, दीज आर इंडाइसेस। अब निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? इंडेक्स मतलब क्या? रिफ्लेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। सो इंडेक्स इज अ हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स और इक्विटी स्टॉक्स। जैसे अगर निफ्टी 50 स्टॉक का बास्केट है तो वो 50 स्टॉक कैसा उनकी प्राइस मूवमेंट है वो निफ्टी 50 बताता है, ठीक है। निफ्टी 50 को आप स्पॉट मार्केट क्या होती है? स्पॉट मार्केट मतलब कि अगर मैं आज टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीदती हूँ, मतलब पैसा देती हूँ और स्टॉक मेरे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है, दैट इज अ ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस इन स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट की सेटलमेंट होती है, आज खरीदूंगी तो स्टॉक कब आएगा? T+1, राइट, एक दिन बाद। सो जब स्पॉट मार्केट या स्पॉट ट्रांजैक्शन इज करंट मार्केट प्राइस पे इमीडिएट डिलीवरी, विद इन 1 day you will get the asset and you will have to pay. That is spot market. Anything that is beyond T+1 is not spot, right? सो अंडरलाइन में हमने बात की कि इक्विटी स्टॉक हो सकता है। स्टॉक इंडेक्स, क्या स्टॉक इंडेक्स आप स्पॉट मार्केट में खरीद सकते हो? स्पॉट मार्केट में आप इंडेक्स नहीं खरीद सकते हो, लेकिन स्टॉक इंडेक्स आपके डेरिवेटिव्स का अंडरलाइन बन सकता है। मतलब मेरा अंडरलाइन जो डेरिवेटिव है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, वो अपना वैल्यू कहाँ से डिराइव कर सकता है? स्टॉक इंडेक्स से। कि निफ्टी 50 बढ़ रहा है तो निफ्टी 50 का फ्यूचर भी बढ़ रहा है या उसका ऑप्शन भी बढ़ रहा है। सो इसका अंडरलाइन कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। स्टॉक हो सकता है, स्टॉक इंडेक्स हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कोई कमोडिटी हो सकती है, कार्डमम हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कमोडिटी। सो एनीथिंग दैट्स जिसकी वैल्यू एक डे टू डे बेसिस पे डिस्कवर होती है, बिकॉज दे आर ट्रेडेड डेली, राइट, एंड ट्रेडेड एज इन दे आर डिमांडेड डेली, दे आर सप्लाइड डेली, राइट। और जैसे डिमांड सप्लाई सिचुएशन बनती है वैसे प्राइस बन जाता है। प्राइस ऑफ दीज एसेट्स आर डिटर्मिन्ड बाय market forces of demand and supply. You have a question?
बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। सेबी ने सिर्फ उन स्टॉक्स को अलाउ किया हुआ है जिनकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, जिनका इम्पैक्ट कॉस्ट कम है। जो लिक्विडिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि मार्केट में डेली ट्रेड होते हैं और बहुत वॉल्यूम्स में ट्रेड होते हैं, क्योंकि जो स्टॉक कम ट्रेड होते हैं ना उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। मतलब थोड़े से भी ट्रेड किसी ने किया प्राइस बढ़ जाएगा, थोड़ा सा भी ऑफलोड किया प्राइस गिर जाएगा। तो सेबी हैज़ एक्चुअली डिटर्मिन्ड गाइडलाइंस कि कौन से स्टॉक्स कैन बी traded in futures and options, because not all stocks are liquid, not all stocks are traded on those volumes। क्योंकि अगर वो स्टॉक्स भी आप फ्यूचर्स ऑप्शन में ले आओगे ना, मार्केट बहुत वल्नरेबल हो जाएगा, मार्केट विल बी वल्नरेबल टू क्रैशेस। we'll discover it, we'll establish it as we move ahead, but you are right, not all stocks are allowed for futures and options। coming back, तो FNO तो सबने सुना है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ये अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री है, राइट, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट्स है और इन कॉन्ट्रैक्ट्स का अंडरलाइन कुछ भी हो सकता है, स्टॉक, स्टॉक इंडेक्स, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी, इंटरेस्ट रेट। कोई बंदा, कोई कंपनी अपने बॉन्ड पे डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो भी डेरिवेटिव मार्केट में उस पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ट्रांजैक्शन हो सकता है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, राइट। सो एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग कुड फॉर्म दी अंडरलाइन। तो ये तो समझ आ गया कि डेरिवेटिव्स में क्या होते हैं, अंडरलाइंग एसेट होते हैं, और जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है ना उसकी वैल्यू इनमें से आ रही है, या तो स्टॉक से आ रही है किसी, या स्टॉक इंडेक्स से आ रही है, ऑल ऑफ दैट। हाय सॉरी, अब बोलो। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड, ओ यस, सॉरी, आई टेक केयर ऑफ दिस। कमिंग बैक, लेट्स से अब ये डेरिवेटिव्स आए क्यों, व्हाट वाज द नीड ऑफ डेरिवेटिव्स। सो आई वाज होपिंग कि मैं आगे जाऊंगी, बट अभी इट सीम्स लाइक कि अभी तुम्हें थोड़े से बेसिक्स अनक्लियर है, तो थोड़ा सा बेसिक टच अपॉन करते हैं। डेरिवेटिव्स की नीड क्या पड़ी। लेट्स से एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर को पता है कि 3 महीने बाद उसका 1000 क्विंटल ऑफ अनियन हार्वेस्ट होगा, ठीक है। अब रिस्क तो है, बिजनेस रिस्क तो हमेशा होता है, 1000 का 900 हो सकता है, 1000 का 1100 हो सकता है, बारिश आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट वो उसका ऑपरेशनल रिस्क है। एज अ फार्मर ही इज रेडी टू अज्यूम दैट रिस्क, ठीक है। आप अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में जाओगे तो जो भी ऑपरेशनल रिस्क है, या किसी भी बिजनेस का जो ऑपरेशनल रिस्क है, वो तुम बियर करने को रेडी हो, राइट। बट लेट्स से उसको पता है कि मोस्ट लाइकली इन 3 months ही विल हार्वेस्ट हाउ मेनी क्विंटल्स ऑफ अनियन, 1000 क्विंटल ऑफ अनियन in 3 months. Right now in the spot market 1 quintal of onion is being traded as 100 per quintal, ठीक है। 10,000 कर लेते हैं कि उसको पता है 10,000 क्विंटल की खेती होगी उसकी अनियन की, और अभी मार्केट में अनियन का प्राइस क्या चल रहा है, 100 पर क्विंटल, ठीक है। अब एज अ फार्मर वो चाहेगा कि ये प्राइस 3 महीने बाद बढ़े या घटे, बढ़े, पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। 100 से 110 हो सकता है, जिस केस में उसको प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, कि जहां उसको 1 लाख मिल रहा था अभी 1,10,000 मिलेगा। 100 से 90 भी हो सकता है, जिस केस में उसको 10,000 की नोशनल लॉस हो सकता है, जो उसको 1 लाख मिलना था अब 90,000 ही मिलेगा। तो 3 महीने बाद अनसर्टेनिटी है, राइट। क्या कोई तरीका है इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने का, क्या तरीका है। ऑप्शन पे नहीं जाते, 2 मिनट रुक जा, डेरिवेटिव पे जाते हैं, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट वो किसी ट्रेडर के पास जा सकता है, ट्रेडर को सो फार्मर और ट्रेडर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फार्मर ट्रेडर को बोलेगा कि मुझसे 3 महीने बाद 10,000 क्विंटल अनियन ले जाना, और किस प्राइस पे ले जाना, लेट्स से दे बोथ ट्रेड कि 100 पर क्विंटल आफ्टर 3 months ट्रेडर विल बाय फ्रॉम फार्मर। तो इससे क्या हुआ कि फार्मर का रिस्क मैनेज हुआ कि नहीं हुआ, राइट। उसका जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी वो थी वो खत्म हो गई, बिकॉज नाउ ही नोज दैट आफ्टर 3 months ही विल रिसीव हाउ मच, 1 लाख, राइट। अब 3 महीने बाद अगर प्राइस 90 हुआ तो भी वो तुझे उसे 1 लाख मिलेगा, और अगर प्राइस 110 हुआ तो भी उसको 1 लाख ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट
is an agreement to buy or sell an underlying asset at a certain price at a certain time in future. लिख लो. Forward contracts are agreement to buy or sell an underlying asset at a certain price at a certain time in future. अब इस केस में एसेट क्या है? अनियन. इस केस में एट अ सर्टेन प्राइस, किस प्राइस पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है? 100. एट अ सर्टेन टाइम, कितने टाइम बाद? 3 months इज टाइम टू मैच्योरिटी, राइट? अब क्योंकि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन 2 parties एंड बोथ द पार्टीज नो ईच अदर, इट इज बायलेटरल. अब अगर फार्मर का 1 लाख क्विंटल आना होता तो वो 1 लाख वाला कॉन्ट्रैक्ट करता, 50,000 क्विंटल आना होता वो 50,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट करता. सो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कस्टमाइज्ड टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोथ द पार्टीज. सो म्यूचुअल अग्रीमेंट के बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो रहा है, दोनों पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं और कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज हो सकता है. ठीक है. आफ्टर 3 months, लेट से 3 महीने हो गए, अगर प्राइस 110 हुआ तो किसका नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस है? ट्रेडर का क्या है? ट्रेडर का क्या है? उसने 100 में खरीदा, मार्केट में कितना चल रहा है? 110. तो ट्रेडर के लिए प्रॉफिट है क्योंकि जो चीज़ मार्केट में 110 की बिक रही है उसको कितने में मिल रही है? 100 में. लेकिन फार्मर का लॉस है क्योंकि वो 110 का बेच सकता था, बट क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऑब्लिगेशन है, आपने कर दिया तो कमिटमेंट है, वो करनी पड़ेगी फुलफिल. ठीक है. आप नहीं करोगे तो यू कैन बी टेकन टू द कोर्ट. तो 110 पे ट्रेडर को नोशनल प्रॉफिट है कि भाई फार्मर से 100 में खरीद के 110 का बेच देगा, 10 रुपए का प्रॉफिट, और जितना ट्रेडर का प्रॉफिट होगा उतना ही फार्मर का लॉस होगा. इट्स अ जीरो सम गेम. डेरिवेटिव्स इज ऑलवेज अ जीरो सम गेम. यही 90 होता तो किसका प्रॉफिट था? फार्मर का, क्योंकि फार्मर जो चीज़ मार्केट में 90 की चल रही है उसे 100 में बेचने को मिल रहा है. सेकेंड थिंग, 2 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो सकता है, एक फिजिकल डिलीवरी, एक कैश सेटलमेंट. फिजिकल डिलीवरी इज कि 3 महीने बाद ट्रेडर आएगा, 1000 क्विंटल अपने ट्रक में लोड करेगा, उसे पैसे देके जाएगा, दैट इज फिजिकल डिलीवरी. कैश सेटलमेंट क्या होता है? कैश सेटलमेंट इज कि ये दोनों अपने मार्केट से खरीद बेच कर लेंगे मार्केट प्राइस पे, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, और आपस में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस को सेटल करेंगे. मतलब लेट से अगर मार्केट में 110 चल रहा है 3 महीने बाद, तो ट्रेडर ने, किसका लॉस है? फार्मर का. तो फार्मर ट्रेडर को 10,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, फार्मर के अकाउंट से डेबिट हो गया, 10,000 का ही था ना लॉस फार्मर का, तो फार्मर ने ट्रेडर को 10,000 दे दिए और फार्मर ने मार्केट में जाके कितने में बेच के आएगा? मार्केट में कितना चल रहा है? 110. तो 110 इंटू 1 लाख, उसने बेचा तो 1,10,000 में, लेकिन क्योंकि 10,000 ट्रेडर को दिया था तो इफेक्टिवली उसके पास कितना आया? 1 लाख ही आया ना, 1,10,000. सो कैश सेटलमेंट का मतलब है कि आपस में ना एसेट डिलीवर नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस का सेटलमेंट हो रहा है. इस केस में अगर 110 मार्केट प्राइस चल रहा है तो ट्रेडर और फार्मर ट्रेडर को देगा 10,000, तो इसके पास प्लस 10,000, इसके पास माइनस 10,000. यहाँ पे इनका कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया. अब जो फार्मर के पास 1 लाख या 10,000 क्विंटल ऑफ अनियन थे, उस अनियन को वो मार्केट में बेच आएगा. मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है? 110. सो 110 इंटू 10,000, इसके पास आए 1,10,000, लेकिन क्योंकि इसने ट्रेडर को 10 दिए थे तो इसके पास इफेक्टिवली आए कितने? 1 लाख, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में सेट आउट किया था कि 3 महीने बाद मेरे को 1 लाख ही मिलेगा. सो द आर्ग्यूमेंट हियर इज कि आप चाहे कैश सेटलमेंट करो, चाहे फिजिकल डिलीवरी करो,
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस फिक्स हुआ है इवेंचुअली आप उसी पे बाय या सेल कर रहे होगे। डिड वी आर वी ऑल क्लियर? समझ आया? डाउट? ओके तो ये तो था फार्मर ने एक तरीका अपनाया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन इस तरीके में क्या था ना, फार्मर अगर लेट्स से प्राइस 100 से 120 हो जाता तो फार्मर को 20,000 का नुकसान। प्राइस तो अनसर्टेन है, प्राइस कुछ भी हो सकता है। अनियन का प्राइस 1 किलो का, हम तो 1 क्विंटल की बात कर रहे हैं, कितना ऊपर नीचे जा सकता है सीजनली, राइट? बारिश ज़्यादा हो गई तो एकदम से बढ़ सकता है, जैसे आजकल कितना प्राइस महंगा। सो इस केस में फार्मर को सिक्योरिटी मिल रही है, उसको पता है कि 3 महीने बाद उसके पास 1 लाख आएगा, ना कम ना ज़्यादा। तो इससे क्या है, प्राइस बढ़ रहा है तो उसको फायदा नहीं हो रहा, लेकिन प्राइस घट रहा है तो उसको तब भी 100 रुपये मिल रहा है, राइट? तो क्या कोई तरीका है, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फार्मर को प्राइस बढ़े तो फायदा हो लेकिन प्राइस घटे तो सिक्योरिटी मिल जाए? क्योंकि एज अ फार्मर व्हाट वुड ही वांट? ही वुड वांट कि या तो 100 मिले या 100 से ज़्यादा मिले, ठीक है? अगर प्राइस मार्केट में 110 हो जाए और आपको 100 में बेचना पड़े तो चुभेगा कि नहीं चुभेगा? तो वो चाहेगा कि अगर मार्केट में 100 से ज़्यादा हो रहा है तो मैं 100 से ज़्यादा में बेचूं, लेकिन अगर 100 से कम हो रहा है तो मेरे को 100 पे ही बेचने को मिले। क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नो। हाँ, तू हेजिंग पे ही आ जा सीधा, पहले ऑप्शंस मत बताइयो इन्हें। हेजिंग पे हम आएंगे बाद में। तो फार्मर ट्रेडर को बोल सकता है कि भाई आई विल हार्वेस्ट 10,000 अनियंस आफ्टर 3 months, तू मुझसे, सो फार्मर कैन बाय अ राइट टू sell trader 10,000 quintal of onions after 3 months at 100। फार्मर ने ट्रेडर से क्या बाय किया है? अ राइट टू सेल। राइट का क्या मतलब होता है? इट्स हिज चॉइस। उसने चॉइस ले ली कि 3 महीने बाद अगर वो चाहे तो वो ट्रेडर को 100 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से 10,000 क्विंटल बेच सकता है। तो इसमें कोट्स में क्या आएगा? अगर वो चाहे, मतलब चाहेगा वो कब? जब मार्केट में प्राइस 100 से, छोड़ो तुम, पहले यही समझो, आगे नहीं जाते हैं। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट समझ आया? ये एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें फार्मर ने ट्रेडर से क्या बाय किया? ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि फार्मर को 10,000 बेचना ही बेचना है, ट्रेडर को 10,000 खरीदना ही खरीदना है। फार्मर ने ट्रेडर से राइट बाय किया, राइट टू सेल, कि अगर वो चाहे तो 3 महीने बाद इस ट्रेडर को 10,000 क्विंटल ऑफ अनियन 100 रुपये में, 100 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बेचेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है दोनों का। तो इसमें फार्मर के लिए चॉइस है, ट्रेडर के लिए चॉइस नहीं है, उसके लिए ऑब्लिगेशन है कि अगर फार्मर ने बोला कि भाई मेरे को बेचना है तो ट्रेडर को खरीदना ही पड़ेगा। कितने पे खरीदना पड़ेगा? 100 पे, जो रेट डिसाइड हुआ था। कमिंग टू दैट, तो जब आप कुछ खरीदते हो, फार्मर ने ट्रेडर से क्या खरीदा? राइट टू सेल। राइट टू सेल। कोई चीज फ्री में मिलती है मार्केट में? नहीं मिलती। तो जब ट्रेडर फार्मर को राइट टू सेल बेच रहा है, राइट, और ये राइट टू सेल खरीद रहा है, तो ये फार्मर ट्रेडर को उसकी कोई पेमेंट करेगा। इसको हम बोलेंगे प्रीमियम, क्योंकि ट्रेडर ने राइट टू सेल फार्मर को बेचा तो उस राइट के बदले फार्मर ने ट्रेडर को प्रीमियम देना है। सो दिस इज द प्राइस फॉर ऑप्शन। ऑप्शन खरीदने का, राइट टू बाय या राइट टू सेल खरीदने का प्राइस है। तो जो राइट खरीदता है वो पैसा देता है किसको? जो राइट बेचता है उसको। समझ आया? अभी फायदा समझ आया? राइट डाउन, ऑप्शंस आर द कॉन्ट्रैक्ट।
options are the contract where option holders have the right to buy or sell an underlying asset at a certain time at a certain price in future. At a certain time at a certain price in future. So इस केस में ऑप्शन होल्डर कौन है? ऑप्शन होल्डर वो होता है जिसने राइट को बाय किया होता है. फार्मर ने कौन सी राइट बाय की है? राइट टू बाय या राइट टू सेल? राइट टू सेल, बेचने की राइट बाय की है. सो फार्मर अगर ऑप्शन होल्डर है, फार्मर अगर ऑप्शन होल्डर है तो ट्रेडर क्या है? ऑप्शन सेलर या फिर राइटर. ठीक है, ऑप्शन राइटर, ऑप्शन होल्डर. ऑप्शन होल्डर इज somebody who longs the option contract. ऑप्शन होल्डर इज द पार्टी, राइट डाउन, समझाऊंगी. ऑप्शन होल्डर इज द पार्टी that longs the contract, that longs the option contract. डेरिवेटिव्स में लॉन्ग करने का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिंग अ बाय पोजीशन. लॉन्ग करने का मतलब डेरिवेटिव्स में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है. ठीक है, ऑप्शन होल्डर लॉन्ग कर रहा है मतलब ऑप्शन होल्डर हमेशा ही बायर है एंड ऑप्शन राइटर हमेशा ही सेलर है. किसका? ऑप्शन का. ऑप्शन होल्डर हमेशा ही बायर है. ही इज ईदर बाइंग द राइट टू बाय और बाइंग द राइट टू सेल. ऑप्शन होल्डर या तो राइट टू बाय को बाय कर रहा है या फिर राइट टू सेल को बाय कर रहा है. इस केस में वो राइट टू सेल को बाय कर रहा है. ठीक है, एंड ऑप्शन राइटर इज ऑलवेज द पार्टी हु इज शॉर्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, हु इज टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन, मतलब वो सेल कर रहे हैं. ही इज द सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये ट्रेडर यहाँ पे राइट टू सेल को सेल कर रहा है. समझ आया? जो राइट टू बाय को बाय करता है दैट इज नोन एज कॉल ऑप्शन. राइट डाउन. कॉल ऑप्शन इज द ऑप्शन और कॉल ऑप्शन is the right to buy an underlying asset. Call option is the right to buy an underlying asset at a certain price at a certain time in future. Call option is the right to buy at a certain time at a certain price in future. Call होता है और दूसरा क्या होता है? Put. Put option is the right to sell an underlying asset. The right to sell an underlying asset at a certain price at a certain time in future. At a certain price at a certain time in future. तो जब कोई राइट टू बाय खरीदता है तो वो क्या कर रहा है? कॉल खरीद रहा है. ठीक है, और जब कोई राइट टू सेल खरीदता है तो वो क्या खरीद रहा है? पुट खरीद रहा है. तो हमारे केस में फार्मर इज कॉल बायर और पुट बायर. How many for put buyer? Correct. He is buying the right to sell. उसने right to sell खरीदा है ना. वो ट्रेडर को बेचने को उसने खरीदा है कि वो चाहे तो ट्रेडर को इतने अनियन इतने में बेच सकता है. Is bought the right to sell. That means farmer has longed or short. He has longed. मतलब he is an option holder. उसने खरीदा है. कौन सी? He is longed a put.
उसने ही हैज बॉट द राइट टू सेल एंड ट्रेडर हैज शॉर्ट द पुट ही तो बेचेगा ना, उसने पुट खरीदा तो ये पुट बेचेगा, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, बोलो। Why would he sell? Theoretically उसने बोला कि वो चाहे तो 100 में बेच सकता है, ठीक है। अब 3 महीने बाद मार्केट में 120 चल रहा है, तो क्या वो इसको बेचेगा या मार्केट में बेचेगा, है ना। तो विल कम टू दैट, होल्ड योर थॉट्स। ऑप्शन में कॉल होता है, पुट होता है। कॉल क्या है? राइट टू, पुट इज राइट टू सेल। कॉल को कोई लॉन्ग कर सकता है, कोई शॉर्ट कर सकता है, ऐसे ही पुट को भी कोई लॉन्ग कर सकता है, कोई शॉर्ट कर सकता है। सो लॉन्ग करना मतलब लॉन्ग कॉल पोजीशन इज बाइंग द राइट टू, गाइस, बाइंग द राइट टू बाय। शॉर्ट करना मतलब सेलिंग द राइट टू लॉन्ग कॉल। लॉन्ग और शॉर्ट मतलब समझ आया? लॉन्ग मतलब कॉन्ट्रैक्ट खरीदना, शॉर्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेचना। जो भी पार्टी लॉन्ग करती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन होल्डर या ऑप्शन बायर। और जो भी पार्टी शॉर्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर, ठीक है। अब लॉन्ग कॉल करने का मतलब क्या है? हाँ जी, को ऑप्शन होल्डर मतलब राइट टू बाय को बाय किया या सेल किया? बाय किया। हाँ जी, शॉर्ट कॉल, परफेक्ट। शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट राइट टू सेल को सेल किया। लॉन्ग पुट, ओके, डिड वी अंडरस्टैंड? बाइंग द राइट टू बाय, सेलिंग द राइट टू बाय, बाइंग द राइट टू सेल, सेलिंग द राइट टू सेल, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि होगा क्या। कमिंग बैक टू फार्मर ट्रेडर वाला एग्जाम्पल, फार्मर ने ट्रेडर से क्या किया था? राइट टू सेल को बाय किया था। एक चीज और, जो भी लॉन्ग करता है ही हैज द चॉइस, ही हैज द राइट टू मेक। वो चाहे तो सेल करेगा या बाय करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। जो ऑप्शन राइटर है जिसने शॉर्ट किया है कॉल या पुट, ही हैज मेड द ऑब्लिगेशन विच मीन्स ही इज रेडी टू बाय और रेडी टू सेल एट दैट प्राइस। मतलब उसने ऑब्लिगेशन ली है, ठीक है, वो तो रेडी है करने को। चॉइस किसकी होगी? जिसने भी लॉन्ग पोजीशन ली होगी। एक्चुअली में क्या होता है मार्केट में, एक्सचेंज पे, हम उस पर आएंगे, विल टॉक अबाउट इट व्हाट हैपन्स इन रियलिटी। अभी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो रही है। सो फार्मर हैड गॉट द राइट टू सेल फ्रॉम ट्रेडर। एसेट था हमारा 10,000 अनियन, 10,000 क्विंटल अनियन, और इनका जो एक्सरसाइज प्राइस था, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, वो था 100, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, 3 महीने बाद, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी प्राइस कुछ भी हो सकता है, 100 का 90 भी हो सकता है, 100 का 110 भी हो सकता है। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इफ द प्राइस, अभी ऐसे ही बताते हैं, व्हाट इफ द प्राइस इज 90। प्राइस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, इसको हम यूजुअली ST से डिनोट करते हैं। विल टॉक अबाउट नोटेशंस लेटर, बट लेट्स से प्राइस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, 3 महीने बाद 90 रुपये क्विंटल के हिसाब से अनियन बिक रहा है। अब फार्मर क्या करेगा? विल ही एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट? ही विल एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट। उसे, क्योंकि उसे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? एक चीज और इसमें ऐड कर देते हैं, इसने प्रीमियम भी दिया है। प्रीमियम इज द प्राइस टू बाय द राइट, ठीक है। तो इसने, फार्मर ने ट्रेडर को लेट से 1000 रुपीज़ का प्रीमियम दिया, ठीक है। अभी 90 रुपये का प्राइस हो गया अगर, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है फार्मर को? माइनस कर देंगे, परफेक्ट।
ये ट्रेडर को कितने में बेच पा रहा है? 100 में। मार्केट में कितना चल रहा है? 90। तो 10,000 का 10 इंटू 10,000 1 लाख का इसको प्रॉफिट हो रहा है ना? तो 1 लाख का प्रॉफिट माइनस, क्योंकि ये राइट बाय की थी तो कुछ पैसा दिया था, अपफ्रंट मनी दिया था, कितना दिया था? 1000, तो वो माइनस कर देंगे। फार्मर का प्रॉफिट कितना है? 99,000। ठीक है, सेलर का लॉस कितना है? ट्रेडर का, उसको भी 99,000 है। इट्स अ जीरो सम गेम, जिसका जितना प्रॉफिट दूसरी पार्टी का उतना ही। वो 90 में नहीं बेच रहा ना, मार्केट में 90 का चल रहा है। 10 इंटू 10,000 ना। दस 10,000 क्विंटल का वो था, कॉन्ट्रैक्ट साइज था, है ना। टोटल एक्सपोजर इज 10 लाख, लेट्स कॉल इट टोटल एक्सपोजर। टोटल वैल्यू कह लो 10 लाख की, एक्चुअली में कोई 10 लाख इधर का उधर नहीं हो रहा है, राइट। तो हो कितना रहा है? कैश सेटलमेंट, ओनली प्रॉफिट और लॉस इज गेटिंग एक्सचेंज, करेक्ट। तो इस केस में मार्केट में 90 चल रहा है, ये 100 में बेच पा रहा है, तो 10 रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ। 10 इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 10,000, 1 लाख का। लेकिन इस राइट को बाय करने के लिए उसने कितना दिया था? 1000। सो इफेक्टिवली फार्मर को 99,000 का, इफेक्टिवली एंड थ्योरेटिकली उसको 99,000 का प्रॉफिट हुआ और ट्रेडर को 99,000 का लॉस हुआ। वॉट इफ द प्राइस इज नॉट 90, इट इज 120, वॉट विल हैपन? 120 पे क्या वो बेचेगा? उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है? 100 रुपये में बेचना। मार्केट में अनियन कितने का बिक रहा है? 120 का। तो तुम मार्केट में जाके बेचोगे या अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बेचोगे? मार्केट में जाके। कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे पास राइट है, चॉइस हो, तुम चाहो तो तुम बेच सकते हो, बट यहाँ तो तुम नहीं चाहोगे ना। आप कोई चीज़ जब मार्केट में ज़्यादा की महंगी की बिक रही है तो वहीं जाके बेचोगे। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट गेट एक्सरसाइज्ड, इट विल लेप्स। और इफ फार्मर और ट्रेडर में फार्मर को प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 1000, क्योंकि इस राइट को बाय करने के लिए उसने 1000 दिया था, बाकी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो फार्मर को 1000 का लॉस और ट्रेडर को 1000 का प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन थ्योरेटिकली समझ आ गया। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी फॉरवर्ड्स फ्यूचर्स की बात करते हैं। वी टॉक्ड अबाउट फॉरवर्ड, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ऑप्शंस। व्हाट आर फॉरवर्ड्स? एनी क्वेश्चन? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मार्केट प्राइस गिरता, राइट टू सेल उसने क्या किया था? लॉन्ग किया था ना। तो अगर प्राइस बढ़ता गया तो किसका प्रॉफिट है? हाँ, लेकिन 1000 तो दिए ना। हाँ, यू आर राइट, बिल्कुल बिल्कुल। उसका प्रॉफिट बाउंडेड है, फार्मर का लॉस बाउंडेड है। जिस पार्टी ने शॉर्ट किया है, जिस पार्टी ने कॉल या पुट को शॉर्ट किया है, उसको प्रॉफिट प्रीमियम तक का हो सकता है, लॉस कितना भी हो सकता है। लेकिन जिस पार्टी ने लॉन्ग किया है कॉल या पुट को, उसको प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, लेकिन लॉस उसका 1000 का ही होगा। तो इसकी बात हम करेंगे, पे ऑफ मैट्रिक्स में करेंगे। लेकिन याद रखना, डेरिवेटिव जब ट्रेडिंग करने बैठोगे ना, जितने लोग शॉर्ट कर रहे होते हैं ना, वो ज़्यादा कमा के निकलते हैं मार्केट में। सो देयर आर स्ट्रैटेजीज। ये अभी वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग दी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, विल कम टू हाउ इट वर्क्स। फॉरवर्ड्स क्या था? क्विकली गिव मी अ हेड्स अप। फॉरवर्ड्स क्या समझा तुमने अभी? कॉन्ट्रैक्ट तो है। इज इट अ राइट और इज इट एन अग्रीमेंट टू बाय और सेल? अग्रीमेंट, अग्रीमेंट टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ सर्टेन टाइम एट अ सर्टेन प्राइस इन फ्यूचर।
ठीक है, प्री डिटर्मिन प्राइस है, प्री डिटर्मिन टाइम है कि 3 महीने बाद इतने में ये चीज़ खरीदी या बेची जाएगी। फॉरवर्ड में 2 पार्टीज होती हैं, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कस्टमाइज हो सकता है और दोनों पार्टी एक दूसरे को जानती होती हैं और देयर कैन बी डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है कि फार्मर लेट्स से प्राइस, हमारे एग्जाम्पल में इतनी हंसने वाली क्या बात है भाई, क्यों हंस रहे हो? मैं कोई जोक सुना रही हूँ? कोई क्वेश्चन है? मेरे को तेरा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। नहीं, ऑप्शन इज राइट टू बाय और सेल, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तुमने मिस किया, मैंने बोला था राइट टू बाय और सेल। ओके, अभी ऑप्शन छोड़ दो, ऑप्शन पे व्हील मतलब अगर हमारे पास 15 लेक्चर्स है इन अपकमिंग सेशन, तो 8 to 10 लेक्चर्स विल बी अराउंड ऑप्शंस। आपका जो मेजॉरिटी कोर्स है वो ऑप्शन से रिलेटेड है, माइनॉरिटी कोर्स फ्यूचर फॉरवर्ड और स्वॉप्स की बात करता है। ठीक है, तो पहले मैं माइनॉरिटी कोर्स फ्यूचर फॉरवर्ड खत्म करूंगी और फिर बहुत लंबे टाइम तक हम ऑप्शन समझेंगे। तो ऑप्शन अभी थोड़ा बहुत समझ आया तो गुड, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, we'll now be more focused on future and forward because I want to complete it today in the next class. ठीक है, so forward समझ आ गया था। forward is between two parties, both parties know each other and can there be default risk? There can be। ट्रेडर फार्मर के बीच में है, अगर प्राइस मार्केट में 50 चला गया, ट्रेडर का तो बहुत नुकसान है भाई, 100 में खरीदने का तो ट्रेडर भाग सकता है, आए ना फार्मर को से अनियन लेने हो सकता है ना। सो देयर इज डिफॉल्ट रिस्क इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। करेंसी पे भी ट्रेड होता है। लेट्स से आप इंपोर्टर हो एंड यू इंपोर्ट फ्रॉम जर्मनी एवरी मंथ, एंड आपको पता है कि 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद आपका एक कंसाइनमेंट आता है जर्मनी से और आपको किस करेंसी में पेमेंट करनी होती है? यूरो में पेमेंट करनी होती है। तो 3 महीने बाद आपको पता है कि यूरोज में पेमेंट करनी होगी। ठीक है, ये क्या हुआ, कोई बात नहीं। लेट्स से यूरो, हाइपोथेटिकली लेट्स से यूरो इज बीइंग ट्रेडेड एट, इजी नंबर लेते हैं, 100 इन दी स्पॉट मार्केट। अभी 1 यूरो 100 का बिक रहा है। 3 महीने बाद अगेन ये 100 से 110 भी हो सकता है, 100 से 90 भी हो सकता है। एज एन इंपोर्टर वुड यू वांट यूरो वैल्यू टू गो अप और गो डाउन इन टर्म्स ऑफ रुपीज? गो डाउन। ठीक है, आपको 1 यूरो 100 में खरीदना पड़ेगा, अगर 90 हो गया तो 90 में मिल जाएगा, 110 हो गया तो 110 में खरीदना पड़ेगा। सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, मार्केट रिस्क है, इट डिपेंड्स अपॉन दी एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट बढ़ा तो अच्छी बात, तो बुरी बात है, घटा तो अच्छी बात है, वॉट एवर। सो क्या इंपोर्टर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है टू मैनेज दिस रिस्क, टू हेज दिस रिस्क? ही कैन। व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? अगर वो फॉरवर्ड मार्केट में जाए तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? फॉरवर्ड की बात हो रही है, सोच के बताओ। 3 महीने बाद उसको यूरो की पेमेंट यूरो में पेमेंट करनी है। तो आज अगर मैं बैंक के पास जाऊं तो वो मैं बैंक से क्या कॉन्ट्रैक्ट करूंगी? वुड आई बाय यूरोज आफ्टर 3 मंथ्स और वुड आई सेल यूरोज आफ्टर 3 मंथ्स? बाय, बिकॉज आई हैव टू पे इन यूरोज। फॉरवर्ड मार्केट में मैं जाके यूरोज को लॉन्ग करके आऊंगी, बाय करके आऊंगी। फॉरवर्ड या फ्यूचर में लॉन्ग करना बाइंग द एसेट, शॉर्ट करना सेलिंग द एसेट। ठीक है, सो एज एन इंपोर्टर अगर मेरे को पता है कि 3 महीने बाद मेरे को 1 लाख यूरो की पेमेंट करनी है, तो मैं आज ही बैंक के पास जाऊंगी और उसको बोलूंगी ये कि मुझे 3 महीने बाद 1 लाख यूरोज एट दिस रेट, जो भी वो कोटेशन देगा उस रेट पे मैं अग्रीमेंट टू बाय लेके आ जाऊंगी। दैट आई एम रेडी टू बाय फ्रॉम बैंक 1 लाख यूरोज एट कोटेड प्राइस, जो भी प्राइस उसने कोट किया होगा। तो वो हुआ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिस केस में मेरा भी ऑब्लिगेशन है 1 लाख यूरो बाय करना और बैंक का ऑब्लिगेशन है 1 लाख यूरो सेल करना। ठीक है, मेरा रिस्क मैनेज हो गया। अब 3 महीने बाद प्राइस 90 हो या 110, मुझे पता है कि मेरे को 1 लाख यूरो कितने में मिल रहे हैं? 100 इंटू 1 लाख, इतने पैसे मेरे जाएंगे। सर्टेनिटी आ गई मेरे पास, बिकॉज आई नो द आउटफ्लो आफ्टर 3 मंथ्स। पहले नहीं थी, पहले मुझे नहीं पता था कि मेरा आउटफ्लो एक्चुअली में होगा कितना, राइट?
तो ये तो बात हुई फॉरवर्ड की. नाउ व्हाट आर फ्यूचर्स? Anybody? What are futures? Okay. They are same. Forwards और futures में कोई difference नहीं है. They are both agreement to buy or sell an underlying asset at a certain price at a certain time in future. The only difference is इसमें पार्टी नोन होती है, ये ओवर द काउंटर होता है. दिस इज एक्सचेंज ट्रेडेड. मतलब क्या है इसका कि इसमें एक्सचेंज किसी भी पार्टी की काउंटर पार्टी है. फार्मर ट्रेडर नहीं जा रहा, फार्मर एक्सचेंज से कर रहा है, ट्रेडर भी एक्सचेंज से कर रहा है. फार्मर एक्सचेंज को सेल कर रहा है, ट्रेडर एक्सचेंज से बाय कर रहा है. तो ये एक मिडिल पार्टी आ गई, एक्सचेंज. एक्सचेंज विल डिटर्मिन कि ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, उसका अंडरलाइंग एसेट क्या होगा वो एक्सचेंज बताएगा. उसका टाइम टू मैच्योरिटी क्या होगा वो एक्सचेंज बताएगा. उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होगा वो भी एक्सचेंज बताएगा. सो एक्सचेंज इज गोइंग टू डिटर्मिन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि किस एसेट पे कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, इसकी मैच्योरिटी कितने महीने की है या कितने हफ्ते की है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है. लेट्स से अगर कोई 28 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, लेट्स से 28 सितंबर यूएसडी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है. तो इसमें टाइम टू मैच्योरिटी क्या है? 28 सितंबर. अभी से 20 दिन बाद या जो भी डेट बना 20 दिन बाद है. चलो ठीक है, चलो 26 सितंबर ये एक्चुअल एक्सपायरी है, ठीक है. इसमें अंडरलाइंग एसेट क्या है? डॉलर्स. डॉलर्स इसका अंडरलाइंग एसेट है. कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बता दो इस कॉन्ट्रैक्ट का. 10 लाख के आसपास रहता है. लेट्स अगेन हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 1 लाख यूनिट्स. मतलब एक्सचेंज मतलब एनएससी बीएससी पे चल रहा है. ये एनएससी बीएससी पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं, ठीक है. बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं. अब ये बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट का बहुत सारी मैच्योरिटी भी होती है. जैसे यूएसडी की ये 1 महीने वाली मैच्योरिटी है 26 सितंबर. हो सकता है 2 महीने का भी यूएसडी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो, 3 महीने का भी चल रहा हो, ठीक है. ये तो यूएसडी पे हो गया. ऐसे ही आपका निफ्टी का भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है फ्यूचर मार्केट में. बीएससी में सेंसेक्स का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, राइट. तो उसमें अंडरलाइंग एसेट निफ्टी है या सेंसेक्स है, स्टॉक इंडेक्स है. मैच्योरिटी अगेन वही बताएंगे. कॉन्ट्रैक्ट साइज जैसे 100 यूनिट्स की, अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग करती हूँ, लॉन्ग करूँगी जिस प्राइस पे मैं एंटर कर रही हूँ. लेट्स से अभी ये प्राइस चल रहा है 84, ठीक है. ये कॉन्ट्रैक्ट है 26 सितंबर यूएसडी कॉन्ट्रैक्ट. जो प्राइस चल रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट का वो 84 चल रहा है. लॉन्ग करने का मतलब है आई एम रेडी टू बाय 100 यूएस डॉलर्स एट 84 रुपीज. कोई शॉर्ट करेगा तो इसका मतलब है आई एम रेडी टू सेल 100 यूएस डॉलर्स एट 84 रुपीज ऑन 26 सितंबर. 26 सितंबर यूएसडी कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्ग करने का मतलब हुआ आई विल बी बाइंग दीज मैनी डॉलर्स ऑन दिस डेट एट दिस रेट, जिस रेट पे मैं एंटर कर रही हूँ, ठीक है. और शॉर्ट करने का मतलब हुआ कि आई विल बी सेलिंग 100 यूएस डॉलर्स एट 84 ऑन 26 सितंबर. हमें मतलब समझ आया? फॉरवर्ड और फ्यूचर एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं है. सिर्फ इतना फर्क है कि फॉरवर्ड में हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. both parties come together and they agree to buy or sell an asset. लेकिन फ्यूचर में I don't know who is selling. If I'm taking a long position, I don't know who is taking the short position. For me, exchange is taking the short position. Exchange becomes the counterparty to every party. कोई भी पार्टी लॉन्ग या शॉर्ट करेगी, उसका काउंटर पार्टी कौन होगा? एक्सचेंज होगा. इससे फायदा क्या होगा? विल देयर बी एनी डिफॉल्ट रिस्क नाउ? मेरे को पता है कि देयर विल नॉट बी एनी डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है. बट ये फ्यूचर्स में स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे या कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे? स्टैंडर्डाइज्ड.
क्योंकि एक्सचेंज ने बता दिया भाई इस कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी यही है। अब लेट्स से 26 सितंबर का चल रहा है, लेकिन मेरे को पर्सनली जो डॉलर चाहिए वो 20 सितंबर को चाहिए, राइट? तो 20 सितंबर का तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं चल रहा, और ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज मेरे लिए 20 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट निकाल देगा, नहीं, उसका 1 महीने 2 महीने 3 महीने हफ्ते 2 हफ्ते वाला कॉन्ट्रैक्ट चलता है, हर महीने थर्सडे एक्सपायरी, ऐसा कुछ एक्सपायरी होती है। सो स्टैंडर्डाइज्ड है, इट कैन नॉट बी कस्टमाइज्ड टू सूट द नीड्स ऑफ द पार्टीज एंड द टर्म्स आर डिटर्मिन्ड बाय एक्सचेंज। कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड सप्लाई से उसकी प्राइस बनती है। कॉन्ट्रैक्ट का डिमांड ज़्यादा आ रहा है तो प्राइस बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट की सप्लाई ज़्यादा आ रही है तो प्राइस कम होगा। ठीक है, समझ आया? Only difference between forward and future, forward is an OTC contract, over the counter contract. I am going to bank and bank and me are coming into an agreement. It is an OTC contract. But if I am buying dollars in future market, then it is a future contract. ठीक है? अभी थोड़ा सा we'll be delve deeper into futures. We'll be talking more about futures. I hope you've written the definition of futures. Futures are exchange traded contract to buy or sell an underlying asset. Exchange traded contracts to buy or sell an underlying asset at a certain time at a certain price in future. At a certain time and at a certain price in future. Another characteristic of a future contract is that they are marked to market. They are marked to market. इसका क्या? They are marked to market. इसका मतलब क्या है? Let's say I long this contract, ठीक है? और जब मैं लॉन्ग कर रही हूँ तब फ्यूचर चल रहा है 84। हमें क्लियर है ये पोजीशन? मतलब आई एम रेडी टू बाय $1 लाख एट 84 ऑन 26 सितंबर। थ्योरेटिकली मैं यही बोल रही हूँ। अगर मैंने 26 सितंबर यूएसडी का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया है 84 पे, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं 26 सितंबर को 84 पे $1 लाख खरीदूंगी, ठीक? लेकिन आज तो नहीं खरीद रही, खरीद कब रही हूँ? 26 सितंबर के बाद। तो आज मेरे को कोई पैसा देना है? नहीं देना। ट्रांजैक्शन है 26 सितंबर के बाद, बट आई विल हैव टू मेंटेन मार्जिन इन माई अकाउंट। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बनी वो बनी 84 लाख। आई एम एक्सपोज टू डॉलर प्राइस, मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरे लिए फायदा है या नुकसान है? जो भी लॉन्ग करता है वो चाहेगा कि प्राइस बढ़े, जो भी शॉर्ट करता है वो चाहेगा कि प्राइस घटे। तो अगर मैंने लॉन्ग किया है तो अगर प्राइस बढ़ेगा स्पॉट मार्केट में तो कहीं ना कहीं फ्यूचर मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होगा और प्राइस बढ़ेगा, मेरे लिए फायदा है। पर अगर गिरेगा तो मेरे लिए नुकसान है, राइट? सो फॉर मी टू ऑब्लाइज द कॉन्ट्रैक्ट, द कमिटमेंट आई हैव मेड, मेरे को अपने अकाउंट में एक मार्जिन मेंटेन करके रखना होता है। तो 84 लाख की वैल्यू है, नोशनल वैल्यू कितनी है? 84 लाख। नोशनली तो मैं यही बोल रही हूँ ना कि मैं 84 पे $1 लाख खरीदने को रेडी हूँ। तो 26 सितंबर को अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं करती और अगर ये फिजिकल डिलीवरी है तो मेरे पास 84 लाख होना चाहिए ताकि मैं डॉलर खरीद लूँ, राइट? तो उस 84 लाख का कुछ परसेंटेज मेरे को अपने अकाउंट में मार्जिन, अपने डीमैट अकाउंट में या मतलब जो भी मेरा अकाउंट लिंक्ड है FNO से, उसमें पैसा मेंटेन करके रखना है।
10 से 15% के बीच में होता है। इसके मार्जिन कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, वार मार्जिन, स्पैन मार्जिन, लेकिन ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। सो लेट्स अज्यूम कि मेरे को 10% मार्जिन मेंटेन करना है, तो 84 लाख का 10% कितना हो गया? मेरे को अपने अकाउंट में 8,40,000 रखना पड़ेगा। जाएगा कहीं नहीं पर रहेगा, ठीक है? 8,40,000। हाँ हाँ, ब्लॉक हो जाएगा, ये कहीं फ्रीज हो जाएगा, कहीं यूज़ नहीं कर सकते, मैं भी यूज़ नहीं कर सकती। नाउ आज मैंने, व्हाट इज़ द डेट टुडे? 8 सितंबर। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में मैं आज आई, ठीक है, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर दिया और मैंने अपने अकाउंट में 8,40,000 रख लिया, डाल दिया। 8 सितंबर के बाद 9 सितंबर को प्राइस 84 से 85 हो गया। मेरा प्रॉफिट है या 84 से 85 हो गया? मेरा प्रॉफिट है या लॉस? लॉन्ग किया है, प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 1 लाख इंटू 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट। वो आके मेरे अकाउंट में, आज अगर क्लोजिंग 85 पे होती है इस कॉन्ट्रैक्ट की, तो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? अब लेट्स से 10 सितंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट, मैं अभी कैरी फॉरवर्ड ही कर रही हूँ, मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। 10 सितंबर को ये वैल्यू, ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ है 82 पे। अब मेरे अकाउंट में क्या होगा? पैसा आएगा या जाएगा? मेरा प्रॉफिट है या नुकसान? नुकसान है। कितने का नुकसान है? लास्ट प्राइस से 3 रुपए का है। जब 84 से 85 हुआ तो 1 लाख आया, अब जब 85 से 82 होगा तो 3 लाख चला जाएगा। इफेक्टिवली मेरे अकाउंट में कितना बचा? 6,40,000, करेक्ट? तो इफेक्टिवली तो 84 पे मैंने एंटर किया था, 82 अभी चल रहा है, तो मेरे को 2 रुपए का नुकसान, 2 इंटू 1 लाख माइनस हो गया, राइट? या हाँ, 10% का जो हमने मार्जिन ब्लॉक किया था, तो उसमें जो हम प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हम टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू से कर रहे हैं। तो इसलिए जो प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से जो मार्जिन फ्लक्चुएट होता है ना, वो भी 10% के बेसिस पे ही होगा। नहीं, मार्जिन मतलब मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग जितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो आएगा, लेकिन अगर एक लेवल के नीचे मार्जिन जाएगा तो मार्जिन कॉल होगी और आई विल हैव टू मेंटेन द मार्जिन। वो मार्जिन कॉल भी तब जाता है ना जब 100% को क्रॉस करता है। तो यहाँ पे तो जैसे ये 10% है, तो अगर डॉलर यहाँ से 8 रुपये भी नीचे गिरा तो 8 लाख माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 40,000 बचेगा, तो मार्जिन कॉल तुरंत आ जाएगा। हाँ, तो इतना फ्लक्चुएशन को एज्यूम करके चलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जो 1 लाख है, तो इस 1 लाख का भी जो 10% हो रहा है 10,000, तो 10,000 प्लस एंड देन 30,000 माइनस। तो अगर तो पूरा वो नहीं होगा। पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू का एक मार्जिन पे कर रहे हैं, मतलब 10%। तो उसका जो प्रॉफिट और लॉस का वो जो प्रीमियम भी है ना हमारे अकाउंट में, जो एट द एंड जो क्रेडिट और डेबिट होता है, वो भी उस सेम परसेंटेज के हिसाब से होता है। आर यू श्योर? बिकॉज एज पर माई, ठीक है, आई विल चेक दिस। आई अग्री। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, लेट्स से मेरे को बात बता, 8 रुपये का फ्लक्चुएशन आता है, मेरे अकाउंट से तो तू कह रहा है 10,000 30,000 माइनस हुए, ठीक है, 8 का आया मतलब 84 से चला गया ये 76, तो इस केस पे तू कह रहा है मेरे अकाउंट से सिर्फ 80,000 जाएगा, है ना? 10% के हिसाब से किया तो 8,40,000 में से अब तक सिर्फ 80,000 माइनस हुआ, यही बोल रहा है? तो फिर उसके बाद मार्जिन कॉल होगी। अगर 8,40,000 माइनस 80,000 हो गया, 7,60,000 हो गया, क्या मार्जिन कॉल होगी? मार्जिन कॉल भी होगी, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी वहाँ पे। जैसे मार्जिन कॉल जो डिसाइड होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे होता है। हाँ, फंड जो हम मैनेज करते हैं अपने हाँ, अकाउंट में, इंट्रिंसिक वैल्यू हाँ, पे प्रीमियम पे तो करते नहीं है, हाँ, तो वो होगा मार्जिन कॉल हमारे पास। लेकिन कहने का मतलब कि वो नेगेटिव पे वो पूरा 8 लाख चला जाए, ये मतलब मेरे को बस डाउट है कि पूरे 8 लाख तो नहीं जाएंगे। एंड पैसे भी तो एक प्रीमियम की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे सारा मतलब मेन वैल्यू पे ही काम हो रहा है, लॉन्ग सेल इसी वैल्यू पे हो रहा है, राइट? प्रीमियम की ट्रेडिंग तो हो नहीं रही, मेन वैल्यू की ट्रेडिंग हो रही है, राइट? हाँ, पेमेंट तूने कुछ की नहीं, तूने सिर्फ 8,40,000 अपने अकाउंट में मेंटेन किया। अब मेरे अकॉर्डिंग जितना प्रॉफिट होता है वो ऐड होता है, जितना लॉस होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस नेक्स्ट संडे, ठीक है?
आर्ग्यूमेंट हियर बीइंग मार्क टू मार्केट का मतलब है कि प्राइस बढ़ेगा मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, प्राइस घटेगा मेरे अकाउंट में से डेबिट हो जाए, ठीक है। सॉरी, हाँ, अब दो चीजें हैं इसमें। मैं चाहूँ तो 26, थ्योरेटिकली मैं कह रही हूँ कि मैं 26 सितंबर को डॉलर इतने पे खरीदूंगी। अब 26 तक मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कैरी फॉरवर्ड रख सकती हूँ, या मैं उससे पहले भी स्क्वायर ऑफ कर सकती हूँ। स्क्वायर ऑफ करना मतलब पोजीशन को एग्जिट करना या क्लोज करना। पोजीशन ओपन की थी, लॉन्ग लिया था, बाय करा था, शॉर्ट किया था तो सेल किया था। जब मैं स्क्वायर ऑफ करूंगी तो आई टेक अ काउंटर पोजीशन, या पोजीशन क्लोज करना या स्क्वायर ऑफ करना बोलते हैं उसको। तो जिस भी दिन मैं स्क्वायर ऑफ करूंगी, लेट्स से मैंने 10 सितंबर प्राइस हुआ लेट्स से 10 सितंबर को 86, ठीक है, मतलब ये तो बहुत ही फ्लक्चुएशन दिखा दी हमने, बट चलो हुआ, ठीक है। तो 86 पे मैंने क्लोज कर दिया, तो ऑल इन ऑल मेरे को कितने का प्रॉफिट हो गया होगा? 2 लाख का। पोजीशन क्लोज, आई हैव एग्जिटेड, राइट। उस केस में 26 सितंबर को क्लोजिंग हो रही है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो चुका है, ओपन इंटरेस्ट में रहा ही नहीं, राइट। अगर मैं 26 सितंबर तक ले गई, कैरी फॉरवर्ड किया, तो अपने आप ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन होंगे ना 26 सितंबर को, वो सारे क्लोज हो जाएंगे। एम आई करेक्ट? वो सारे अपने आप क्लोज हो जाएंगे। जिसको जितना प्रॉफिट बनेगा प्रॉफिट चला जाएगा, जिसको जितना लॉस बनेगा उतना लॉस हो जाएगा। इट्स अ जीरो सम गेम। जितनों ने लॉन्ग किया होगा, अगर प्राइस बढ़ा है तो प्रॉफिट होगा, और शॉर्ट वालों को लॉस होगा। हमें समझ आ गया? मार्क टू मार्केट, डेली सेटलमेंट, कैश सेटलमेंट समझ आई। मोस्टली एक्सचेंज में फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, एक्चुअली में जाके मेरे को डॉलर नहीं खरीदना पड़ेगा, मेरे बस अकाउंट में कैश सेटलमेंट होगी, प्रॉफिट आएगा या लॉस जाएगा। देयर इज नो फिजिकल डिलीवरी ऑन एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। डिड वी अंडरस्टैंड? देख, तूने 84 पे लॉन्ग किया था, ठीक है, यू वर रेडी टू बाय डॉलर एट 84, ठीक है। अब जब तू पोजीशन क्लोज कर रही है तब डॉलर चल रहा है 86 का। हाँ, देख 84 से 85 आया, 1 लाख आ गया, 85 से 82 हुआ, 3 लाख चला गया। हाँ हाँ, अब अभी अगले दिन पे आ गए हम, एक और दिन टप गया और 82 से 86 हो गया, ठीक है। हाँ बेटा, अब कर देती हूँ यार, मैंने बस ये ले, प्लस 4 लाख हो जाएगा। जब 84 से 85 हुआ, प्रॉफिट था, 1 लाख आया। 85 से 82 हुआ, लॉस था, 3 लाख गया। अब जब 82 से 86 होगा तो 4 लाख आएगा या जाएगा? आएगा। लॉन्ग करने वाले के लिए आएगा, राइट। तो बस 4 लाख आया। अब फाइनल वैल्यू तू देखेगी कि तेरे पास अकाउंट में, तूने 8,40,000 के साथ शुरू किया था, तेरे अकाउंट में 10,40,000 होगा, ठीक है। सो 2 लाख का प्रॉफिट। ये क्या हुआ? अरे अरे, ले लो अपने 11:30 तक। नहीं नहीं, बोर्ड चलाना है। नाउ अनदर कैरेक्टरिस्टिक, अभी तक हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि एक तरीके से ये लिवरेज ट्रेडिंग होती है। जब आप एक्सपोजर लेते हो तो आप 84 लाख का एक्सपोजर ले रहे हो, लेकिन अकाउंट में सिर्फ आपको 10 लाख तक का मेंटेन करना है, राइट। तो लेकिन पोजीशन तो 84 लाख की है, उस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस हो रहा है आपको। सो इट इज़ लाइक लिवरेज ट्रेडिंग। लिवरेज मतलब आपने बोरो करके या डेट की तरीके से कि पैसा इतना डाला, पोजीशन इतने के लिए, राइट। यस, नहीं 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 नहीं, वो एक लेवल पे नीचे जब जाएगा ना तो आपको एक्सचेंज बोलेगा कि इसमें पैसा वापस डालो,
यू विल हैव टू रिप्लेनिश इट टू बैक टू 8,40,000 या जो भी वैल्यू है। वो फ्यूचर्स कोई मतलब इट इज़ रुथलेस, आपका बहुत प्रॉफिट भी हो सकता है और अंधा लॉस भी हो सकता है। मतलब लॉस तो 84 लाख जितना भी हो सकता है। मतलब अगर आप थियोरेटिकली बात करें कि 84 की वैल्यू पे आप ट्रेड कर रहे हो, डॉलर की कोई वैल्यू ही नहीं रही मार्केट में, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट थियोरेटिकली एनीथिंग इज पॉसिबल कि भाई इन्फिनिटी भी हो सकता है, जीरो भी तो हो सकता है, राइट। Coming back to this 26th September USD. Okay, everybody come back. Come back, come back, come back. थोड़ा सा पढ़ लेना खुद जाके घर ना, समझ आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ, बहुत सारा कवर करने को। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? बाइबल बुक ऑफ डेरिवेटिव्स इज हल एंड बासु, पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है, या फिर आई कैन शेयर इट विद यू। जॉन सी हल, जॉन सी हल बासु। तुमने पिछली 2 क्लासेस में किया गया है। जॉन सी हल एंड बासु की ऑप्शंस की बुक है, ऑप्शन डेरिवेटिव्स या फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, एक ही बुक है और आई थिंक आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। यही है, हल एंड बासु, एक ही बुक है, इसको ही फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई गेट दैट इन द क्लास एंड आई विल ऑल्सो मार्क द चैप्टर्स दैट आर रेलिवेंट फॉर यू। नॉट द एंटायर बुक इज रेलिवेंट, बट जितने चैप्टर रेलिवेंट है वो एंड टू एंड पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, सॉफ्ट कॉपी है ना। ओके, अब अच्छा, कम बैक टू अनदर कैरेक्टरिस्टिक नाउ। सेम कॉन्ट्रैक्ट 26 सितंबर यूएसडी कॉन्ट्रैक्ट, टुडे 20, लेट्स से टुडे 25 सितंबर, आज 25 है, ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कल की है, ठीक है। लेट्स से 26, ये जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चल रहा है वो 85 चल रहा है और 25 सितंबर को स्पॉट मार्केट में, स्पॉट मार्केट मतलब इमीडिएट डिलीवरी वाली मार्केट, कि आज ही ट्रांजैक्शन की, आज ही डॉलर आ गया या विद इन 1 डे डॉलर आ गया, T+1 वाली मार्केट, उसमें डॉलर की वैल्यू चल रही है 84। which means again, अगर मैं यहाँ लॉन्ग लेती हूँ तो आई एम सेइंग दैट आई एम रेडी टू बाय और सेल $1 lakh at 85 टुमारो। यहाँ पोजीशन लेती हूँ तो आई एम बाइंग और सेलिंग डॉलर फॉर 84 रुपीज टुडे, ठीक है। वैसे भी ये T+1 सेटल होता है, तो इसका मतलब भी यही है कि अगर मैं आज पोजीशन लूंगी तो कल मेरे अकाउंट में एसेट आएगा, ठीक है। क्या तुम्हें कोई प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे? स्पॉट मार्केट में डॉलर कितने का चल रहा है? फ्यूचर मार्केट में 85, राइट। फ्यूचर मार्केट में बोल क्या रहे इस कॉन्ट्रैक्ट में? थ्योरेटिकली मैं बोल रही हूँ कि मैं 85 में बेच सकती हूँ कल, तो मैं अगर यहाँ खरीद लूँ आज, कल 85 में बेच दूँ तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा पर डॉलर के हिसाब से। 1 लाख खरीद लूँ तो 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। आई कैन बाय लो सेल हाई। ये मैं क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि स्पॉट मार्केट का भी मतलब यही है कि कल मेरे पास डॉलर आ जाएगा, 84 रुपये चला जाएगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर मैं सेल करती हूँ तो इसका मतलब है कि कल मेरे को डॉलर देना होगा। कितने पे देना होगा? 85 पे। तो एक तरीके की आइडेंटिकल मार्केट हो गई ना, मतलब सेम मार्केट है, सेम एसेट है। एक जगह एसेट कम में खरीदा बेचा जा रहा है, एक जगह ज़्यादा में खरीदा बेचा जा रहा है। सेम क्यों है? क्योंकि अब तो डिलीवरी भी कोइंसाइड कर रही है। इसकी भी एक्सपायरी कल की है और इसकी भी डिलीवरी कल की होगी। स्पॉट मार्केट T+1 पे चलता है, आज ट्रांजैक्शन लूँ और कल मेरे पास डॉलर आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे खरीद के यहाँ बेच सकती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं।
हर कोई ये स्पॉट कर सकता है ट्रांजैक्शन, तो हर कोई यहाँ पे बाय करने चलेगा और यहाँ पे सेल करने चलेगा। इसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, इसकी वैल्यू कम होने लगेगी तब तक जब तक ये, तो कन्वर्जेंस ऑफ स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस का मतलब है, कन्वर्जेंस ऑफ स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस का मतलब है दैट S0 and F0, spot price and future price, converge towards each other as they move to maturity. जब ये maturity के पास आने लगते हैं, 26 सितंबर को तुम देखना स्पॉट मार्केट में जितना डॉलर ट्रेड कर रहा होगा उतने का ही फ्यूचर उस कॉन्ट्रैक्ट पे भी ट्रेड कर रहा होगा। अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर अलग होगा तो कोई भी प्रॉफिट बना लेगा, कोई भी एक जगह खरीद के दूसरी जगह बेच देगा, प्रॉफिट बना लेगा और वो अपने आप सेम हो जाएगा। सो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, चाहे वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, जिस दिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी, अंडरलाइंग एसेट का करंट मार्केट प्राइस और उस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस सेम होगा, इट विल को इनसाइड। दिस इज नोन एज कन्वर्जेंस ऑफ स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस। तो ये S0 F0 विल बी इक्वल ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये क्या लिखा है, टाइम टू मैच्योरिटी, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जिस दिन मैच्योर हो रहा है, मतलब हमारे केस में 26 सितंबर। 26 सितंबर को डॉलर स्पॉट मार्केट में जितने का ट्रेड कर रहा होगा उतना ही ये कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है। उससे पहले स्पॉट प्राइस फ्यूचर प्राइस से ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर क्या है, या फिर फ्यूचर स्पॉट प्राइस फ्यूचर प्राइस से कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब स्पॉट प्राइस ऊपर हो सकता है या फ्यूचर प्राइस ऊपर हो सकता है, ठीक है। दो सिचुएशन होती है मार्केट में, कॉन्टांगो बैकवर्डेशन, कॉन्टांगो बैकवर्डेशन, ठीक है, सुना है ये? कॉन्टांगो में क्या होता है, सो फ्यूचर प्राइस अगर ऊपर चल रहा है स्पॉट के तो वो कॉन्टांगो सिचुएशन है, अगर फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस के नीचे चल रहा है तो वो बैकवर्डेशन पोजीशन है, ठीक है। आगे चले, इजी है, क्यों कैंसिल करूं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन, यस बाद में देंगे। एग्जाम्पल क्या देना है, अब देखो, वेट निफ्टी, अब वो तो देखना पड़ेगा ना क्या चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट वाले। 24 का चल रहा है, 24,800 चल रहा है, कौन सी सबको मैच्योरिटी, कौन सी मैच्योरिटी, 25,000 नहीं, अज्यूम, ओके, अज्यूम तो मैं कुछ भी कर लूँ, लेट से 25,200 निफ्टी चल रहा है स्पॉट मार्केट में, ठीक है। यही चलता है ना 25,300, अभी शायद मार्केट गिरी थी तो 24,800 चल रहा है, ठीक है, 24,800 चल रहा है लेट से। और निफ्टी का अक्टूबर मैच्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट, अक्टूबर निफ्टी फ्यूचर लेट से 25,000 चल रहा है, ठीक है। मोर ऑफन देन नॉट सिचुएशन कॉन्टांगो की होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्यों होती है, आई विल टॉक अबाउट इट। लेकिन ये सिचुएशन क्या दिख रही है, कॉन्टांगो है या बैकवर्डेशन है? फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। स्पॉट मार्केट में निफ्टी कितना चल रहा है, 24,800। अक्टूबर वाला निफ्टी कितने में खरीदा बेचा जा रहा है, 25,000। तो जब फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से ऊपर होगा तो उसको हम क्या सिचुएशन बोलेंगे, कॉन्टांगो। कई बारी कमोडिटीज़ में बैकवर्डेशन हो जाता है कि आपको पता है कि आगे चल के किसी पर्टिकुलर ऑयल का सप्लाई एकदम से बढ़ने वाला है और डिमांड कम होने वाला है,
तो फ्यूचर प्राइस कम हो गया लेकिन स्पॉट प्राइस ज़्यादा है, तो इट इज़ ऑल्सो अबाउट एक्सपेक्टेशन, इट इज़ ऑलवेज अबाउट एक्सपेक्टेशन। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, उस हिसाब से आप पोजिशन लोगे। पूरा मार्केट एजम्पशन और काउंटर एक्सपेक्टेशन पे लगता है। मेरे न्यूज़ ऑफ कोर्स अफेक्ट द सेंटिमेंट्स एंड दैट अफेक्ट द प्राइसेस, और हमेशा काउंटर एक्सपेक्टेशन होंगे मार्केट में। मुझे लगता है कि बढ़ेगा तो किसी कोई होगा जिसे लगेगा कि गिरेगा, तभी वो ट्रेड हो पाएगा, तभी ट्रांजैक्शन हो पाएगा। ठीक है, कॉन्टांगो बैकवर्डेशन कुछ ज़्यादा था नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं तब। जब फ्यूचर प्राइस आपके स्पॉट प्राइस से ऊपर चढ़ रहा हो तो कॉन्टांगो बोलेंगे, मोस्टली यही दिखेगा मार्केट में, और जब फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से कम चल रहा हो तो उसे बैकवर्डेशन बोलेंगे। ठीक है, और ये भी समझ आ गया कि डेट ऑफ मैच्योरिटी पे एस नॉट इज इक्वल टू, एस नॉट इज स्पॉट प्राइस एंड एफ नॉट इज फ्यूचर प्राइस, टी इज टाइम टू मैच्योरिटी, के इज स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस। मतलब जिस प्राइस पे मैंने एंटर किया है ना उसको मैं के से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, जैसे वहाँ पे मैंने 84 में एंटर किया था कि आई एम रेडी टू बाय डॉलर एट 84, तो 84 पे एंटर किया था तो वो मेरे लिए एक्सरसाइज प्राइस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलूँ अभी नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस। Let's say 26 September USD is being traded currently at 84. Today is 8 September, current market में से डॉलर इज नहीं, डॉलर इज 78। हमें स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट में फ़र्क पता है ना, तो अभी 78 रुपये का डॉलर खरीदा बेचा जा रहा है और 26 सितंबर USD कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग ट्रेडेड एट 84। अगेन आई एम टेकिंग लाइक बिल्कुल हाइपोथेटिकल केस लेके चलना है, इसको रियलिटी से मैच मत करो। डू यू सी एनी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी, क्या किसी तरीके आप प्रॉफिट कमा सकते हो, या कम पे खरीद सकते हो ज़्यादा पे बेच सकते हो? तो लेट्स एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं इससे प्रॉफिट कमाने का। स्ट्रैटेजी क्या है? सो यू आर एन आर्बिट्राजर। आर्बिट्राजर कौन होता है? हु साइमल्टेनियसली बाय सेल करता है दो मार्केट्स में और रिस्कलेस प्रॉफिट बनाता है, ना खुद का पैसा लगाता है और उसका रिस्क कम से कम होता है और वो प्रॉफिट कमा जाता है क्योंकि वो मार्केट की इनएफिशिएंसी को स्पॉट कर सकता है, राइट? ये आर्बिट्राजर होता है। तो हम एक आर्बिट्राज पोजीशन लेंगे। हम क्या कर रहे हैं? लॉन्ग स्पॉट मार्केट में डॉलर को लॉन्ग कर दिया, मतलब बाय कर लिया। स्पॉट मार्केट में बाय करना मतलब आज ही पैसे देने होंगे। पैसे चाहिए तो कितने पैसे चाहिए? 78 इंटू लेट्स से मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज 10,000 का है, यहाँ पे 78,000 कि 7,80,000? 7,80,000। तो मेरे को 7,80,000 भी चाहिए, तो उससे पहले लॉन्ग करने से पहले लेट मी बोरो 7,80,000। फिर मैंने क्या किया? स्पॉट मार्केट में लॉन्ग कर दिया और फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट कर दिया। ओके, लेट्स से 26 सितंबर वाले दिन अब क्या होता है? 26 सितंबर को मेरे को इसको क्लोज करना है। ये जो मैंने बोरो किया ये भी 20 दिन के लिए बोरो किया है पैसा, ठीक है? I was ready to sell $10,000 at 84। इसी रेट पे एंटर किया था। स्पॉट कितने पे बाय किया डॉलर? 76, 78। और फ्यूचर में कितने पे शॉर्ट किया? 84। तो 26 सितंबर को मेरे पास कितना पैसा आएगा? सेल करूंगी तो पैसा आएगा कितना? आएगा
थ्योरेटिकली अभी बात करते हैं। मैं कह रही हूँ कि 26 सितंबर को मैं बाइक सेल कर रही हूँ कितने पे, 84 पे। क्या सेल कर रही हूँ, $10,000 सेल कर रही हूँ। वो डॉलर मैंने आज ही खरीद लिए थे, 8 सितंबर को ही खरीद लिए थे। कितने पे खरीदे थे, 7,80,000 पे। तो 7,80,000 दिया, $10,000 आ गया, 26 सितंबर आ गई। अब इस $10,000 को बेच दूंगी फ्यूचर मार्केट में, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था ना, ठीक है। तो ये $10,000 दिए, कितने रुपए आ गए, 8,40,000। तो मैंने फ्यूचर को क्लोज किया और मेरे पास 8,40,000 आ गए और डॉलर चले गए, ठीक है। इसको भी रीपे करना है। 7,80,000 लिया था, 7,80,000 वापस करूंगी तो इंटरेस्ट समेत वापस करूंगी। से मार्केट में महीने का इंटरेस्ट 1% है, 12% पर आना में, महीने का 1% है। तो 7,80,000 पे 1% दूंगी, कितना बना, 7,800। तो मेरे को इसको कितना वापस करना पड़ेगा, 7,8 है ना। तो ये मेरे को रीपे करना है, ये मेरे को मिल गया है। दिस इज व्हाट आई हैव रिसीव्ड, दिस इज व्हाट आई हैव टू रीपे। तो मेरा प्रॉफिट कितने का बन गया, 8,40,000 माइनस 7,87,800, जो भी बना यार, कैलकुलेटर होगा ना, 52,200। ये मैंने प्रॉफिट कमा लिया, रिस्कलेस प्रॉफिट। अब ऐसा मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। अगर ये मैं स्पॉट कर सकती हूँ तो सभी कर सकते हैं। हर कोई क्या करेगा, फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट करने लगेगा, स्पॉट मार्केट में लॉन्ग करने लगेगा। स्पॉट मार्केट का प्राइस, फ्यूचर मार्केट का प्राइस, इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कम होने लगेगा। कब तक का चलता रहेगा, जब तक F0 इज नॉट इक्वल टू S0 ERT। ये write this down. I will explain it, but just write it down. F0 is equal to S0 into E raised to the power RT. इसको अभी हम समझेंगे। ये वाला केस समझ आया, अगला केस करें। अगेन 26 सितंबर, USD at 84, कॉन्ट्रैक्ट साइज 10,000, स्पॉट मार्केट प्राइस। लेट्स से स्पॉट में डॉलर 87 का चल रहा है। ये सिचुएशन है, बताओ प्रॉफिट कैसे बनाओगे। मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाओ कितना बनेगा। ये केस है, प्रॉफिट बताना है। स्पॉट मार्केट में डॉलर कितने का बिक रहा है, 87, और लॉन्ग फ्यूचर मार्केट में इस कॉन्ट्रैक्ट पे 84। बिजनेस का एक ही गेम है, बाय एट लो सेल एट हाई, 10,000 साइज। थ्योरेटिकल बात कर रही हूँ अभी मैं, लेकिन जिस तरीके से स्पॉट चेंज होगा ना, तेरा फ्यूचर भी उसी प्राइस में चेंज होगा। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर ही नहीं रहे, हम 26 सितंबर तक लेके चल रहे हैं। मार्जिन नहीं चाहिए हमें सीधा प्रॉफिट लॉस निकालना है। मार्जिन तू पे कर ले, लेकिन एक्चुअली में तो तेरा प्रॉफिट या लॉस ही जाएगा ना तेरे से। 10% ले ले अगर तेरे को चाहिए तो, बट नीड नहीं है। बोरो कैसे, बोरो क्यों किया तूने? चलो सब इधर आ जाओ, छोड़ो। स्ट्रैटेजी क्या बनेगी, कहाँ खरीदेंगे कहाँ बेचेंगे। सो यू आर टेकिंग लॉन्ग पोजिशन इन फ्यूचर मार्केट, which means you are saying that you will buy
$10,000 at 84 on 26 सितंबर। ये बोल रहे हो तुम कि तुम 26 सितंबर को $10,000 खरीदोगे 84 रुपये में। यहाँ पे स्पॉट को क्या करेंगे, आज ही बेच देंगे डॉलर को। शॉर्ट इन स्पॉट मार्केट। सो यू हैव सोल्ड द डॉलर बट डिड यू हैव द डॉलर? था तो नहीं ना। तो आपने क्या किया होगा, यू वुड हैव शॉर्ट सोल्ड। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, यू सेल व्हाट यू डोंट ओन, जो आपका खुद का नहीं होता लेकिन आप फिर भी सेल कर देते हो। तो थ्योरेटिकली तुम ब्रोकर से बोरो करके सेल कर रहे हो। वैसे तो शॉर्ट सेलिंग हमारी इंट्राडे चलती है, आपको इंट्राडे में वो क्लोज करना होता है, बट अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ, डॉलर मेरे पास है तो नहीं, पर मैं डॉलर बोरो करके बेच सकती हूँ, और वही मैंने किया। स्पॉट मार्केट में तो आज ही ट्रांजैक्शन करनी होती है ना, आज ही डॉलर जाएगा या आएगा। शॉर्ट सेल किया तो डॉलर गया या आया? शॉर्ट सेलिंग मतलब आपने डॉलर को स्पॉट मार्केट में क्या किया, ये बताओ? बेचा। तो डॉलर तुम्हारे पास आया तो नहीं, क्या डॉलर था भी नहीं तुम्हारे पास, तो तुमने किसी से डॉलर बोरो किया और बेच दिया, अपने पास तो नहीं आया। ठीक है, लेकिन जब शॉर्ट सेल करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? सेल करते हैं तो पैसा आता है या जाता है? आता है। तो स्पॉट मार्केट में जब 87 पे तुमने $10,000 बेचे किसी से बोरो करके, तो तुम्हारे पास कितना आया? 8,70,000 रिसीव हो गए। स्ट्रैटेजी समझ आई कि किया क्या? आज क्या किया, 8 सितंबर को क्या किया। अब बात है हम 26 सितंबर पे। फ्यूचर में क्या बोला हुआ था, दैट यू विल बाय $10,000 at 84। सो लेट्स बाय। पहले हम फ्यूचर मार्केट वाली पोजीशन क्लोज करते हैं। वी हैव टू नाउ बाय 84 पे $10,000। सो 8,40,000 गया या आया? गया, क्योंकि बाय किया। नेक्स्ट आपने ये 8,70,000 रिसीव किए थे 8 सितंबर को, इसको आइडल तो नहीं छोड़ोगे, इस पे भी कुछ रिटर्न कमाओगे। तो मैंने क्या बोला था, साल का अगर 12% पर आनम है तो रफली मेरे को एक महीने का 1% मिल जाएगा। ठीक है, तो 8,70,000 पे कितना मिल गया? 8,700। तो मेरे पास आया कितना, ये पैसा कितना बन गया? 8,78,700। ठीक लिखा है मैंने? हाँ, नहीं लिखा? कहीं भी कर लो। 8,78,700। तो ये बन गया मेरा ये वाला पैसा। देना कितना है मेरे को? 8,40,000। 8,40,000 दे के मेरे पास आया क्या? $10,000। ये डॉलर मैंने शॉर्ट सेल किया था, इस पोजीशन को भी तो क्लोज करना होगा ना। यू सोल्ड व्हाट यू डिड नॉट ओन। आपने ब्रोकर से बोरो करे डॉलर और सेल कर दिया स्पॉट मार्केट में, तो उसको वापस तो करने पड़ेंगे। तो ये जो डॉलर आए उससे मेरी ये पोजीशन क्लोज हो गई। ठीक है, और इफेक्टिवली मेरे को कितने का प्रॉफिट हो गया? 8,78,700 माइनस 8,40,000, 38,700 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हाँ जी बताओ, बोलो। बिल्कुल सीधा ही तुम माइनस कर रहे हो और फिर आगे इंटरेस्ट माइनस कर रहे हो, ये कर रहे हो। उसको भी पैसे दोगे, ये सब माइनस होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तुम शॉर्टकट ले रहे हो, मैं उन्हें पूरी साइकिल समझा। हाँ 38,700 नहीं आएगा, क्योंकि जब डॉलर भी बोरो किया था 3 हुए सर ना, मतलब जो डिफरेंस है 87 और 84 3 हाँ 30,000 बिल्कुल।
क्योंकि तुम लोगों ने पहली बात तो माइनस ही गलत किया है ना, आपने प्लस कर दिया गलती से, वो माइनस होगा। ये माइनस हो रहा है, नहीं वो जो 8700 का जो है ना आपने वो 1% जो लिया था वो माइनस होगा, उसने जो 50 से प्लस कर दिया 8700। एक सेकेंड 80, देखो ये जो पैसा आ रहा है इस पे कमा रहे हो, लेकिन जब तुम डॉलर बोरो कर रहे हो तुम्हारी बात ठीक है कि उस पे भी तो ब्रोकरेज लगेगा, ये सारी ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा, और जो डॉलर बोरो कर रहे हो उस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो मिला जुला के ज़रूर उससे कमाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 30 से नीचे आए। 84 और 87 में जब स्पॉट मार्केट में महंगा चल रहा है, स्पॉट मार्केट में सेल कर रहे हो, तो जो पैसा आया उस पर रिटर्न भी तो कमाओगे। वैसे रियल सिनेरियो में थ्योरेटिकली हम आपकी बस में लेकिन जो हाँ। पैसा हमारे पास आया उस पर इंटरेस्ट कैसे कमाएंगे हम? बैंक में डाल के, बैंक में डाल के। अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है, वो तो यूज ही नहीं कर सकते इसको, मतलब बैंक में ठीक है, अच्छा तो वो तो तू इंट्राडे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता, शॉर्ट सेलिंग को तुम कैरी फॉरवर्ड थोड़ी कर सकते। जब हमने एज्यूम कर लिया कि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी वो तो हमने ये भी अज्यूम कर लिया कि ये फंड मैं यूज़ कर रही हूँ, उस पर इंटरेस्ट कमा रही हूँ। मतलब ये एज्यूम किया है। हाँ, कि ये पैसा मेरे पास आया और मेरे अकाउंट में इस पे रिटर्न बना, बट ठीक है अगर तुम नहीं भी बनेगा तो भी तो प्रॉफिट तो है ही ना। मतलब टेक्निकली वो जो डिफरेंस है तुम कह रहे हो 84 और 87 का मोटा मोटा उतना का प्रॉफिट है। हाँ नहीं ठीक है, ही इज़ राइट, ही इज़ नॉट रॉन्ग। डॉलर नहीं नहीं वो गलत नहीं है, लेट मी, चलो ठीक है, लेट्स क्लोज वन थिंग। जो तुम कह रहे हो ना, देखो 84 और 87 में मोटा मोटा 3 का डिफरेंस है, उतना कमा लेगा, उससे थोड़ा कम का ही कमा पाएगा, वो सही बात है। एनी विच वेज इन दिस केस इफ वी एम्प्लॉय दिस स्ट्रैटेजी वी कैन अर्न, एवरीबडी कैन डू दैट। हर किसी को अगर दिखेगा यार इतना फ़र्क है स्पॉट और फ्यूचर प्राइस में, तो लेट्स बाय लो सेल हाई। यहाँ पे सबने क्या किया, स्पॉट मार्केट पे सेल करना शुरू किया, फ्यूचर मार्केट में बाय करना, तो ये प्राइस और ये प्राइस बढ़ेगा। लास्ट केस, अच्छा अभी यहाँ सुन लो, यहाँ देख लो, एवरीबडी हियर बैक, डिफरेंस स्पॉट प्राइस अब 84 है, फ्यूचर प्राइस अब 84.9 है। कोई प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी है? करके देख लेते हैं कि भाई ये 10,000 है ना, स्पॉट कम है तो मैं क्या करती हूँ, लॉन्ग स्पॉट करती हूँ, शॉर्ट फ्यूचर करती हूँ, फ्यूचर मार्केट में महंगा है, कॉन्ट्रैक्ट साइज सब सेम है यार, मैं कुछ चेंज ही नहीं कर रही। फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट साइज तो एक्सचेंज मतलब वो करता है कि इतने तक का तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही बनेगा। यू लॉट, हाँ लॉट साइज बढ़ा सकता है तू, जैसे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया तो आई एम सेइंग आई एम बाइंग $10,000, 2 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करूंगी तो आई एम बाइंग $20,000, तो लॉट साइज बढ़ा सकते हो। स्पॉट में बाय करने के लिए मुझे 8,40,000 बोरो करने पड़ेंगे, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी सबको क्लियर है। मैंने क्या किया, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, और बाय करने के लिए 8,40,000 बोरो। 26 सितंबर को क्या होगा, 26 सितंबर को फ्यूचर को
क्लोज करूंगी, सेल करने को बोला था, सेल करूंगी डॉलर जो मैंने स्पॉट में खरीद लिए थे, कितना पैसा आएगा? 8 लाख। कितना पैसा आएगा बताओ? स्पॉट मार्केट पे कितने पे बाय किया? 84 पे। फ्यूचर मार्केट पे कितने पे सेल किया? 84.9। तो 84.9 इंटू 10,000 कितना आया? 8,49,000। ये मेरे को रिसीव हुआ, ठीक है। जो डॉलर यहाँ खरीदे यहाँ बेच दिए, ये पैसा आ गया। इस पैसे को वापस करना पड़ेगा। कितना वापस करूंगी? 8,40,000 बोरो किया था, इंटरेस्ट लगेगा 8,48,400। मोटा मोटा मेरा यही हो गया, 8,48,400 आ गया। खैर यहाँ पे तो तुमने 600 का प्रॉफिट कमा लिया, बट अगर मैं यही 84.84 करती तो ये एक भी रुपया नहीं कमाती, है ना। तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं होगी अगर फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू 84 इंटू 1.01 इफ इट इज 84.84। ये बात ठीक है। हमारे केस में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं होगी अगर फ्यूचर प्राइस 84.84 होगा। 84.84 कैसे बनेगा? 84.84 बनेगा स्पॉट प्राइस इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़ टू द पावर टाइम, ठीक है। मतलब आगे कर लूं, नेक्स्ट स्लाइड कर लूं। डेरिवेटिव्स में जब भी हम कंपाउंड करते हैं, डेरिवेटिव्स में थ्रू आउट द सिलेबस जब भी हम कंपाउंड करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग होगी, जब भी हम डिस्काउंट करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूस डिस्काउंटिंग होगी। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग मतलब हर मिनट कंपाउंडिंग हो रही है, हर मिनट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाया जा रहा है, ठीक है। और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? ई रेज़ टू द पावर आर टी फॉर कंपाउंडिंग, ई रेज़ टू द पावर माइनस आर टी फॉर डिस्काउंटिंग। दिस इज परवेसिवली यूज्ड एंटायर डेरिवेटिव्स में, चाहे ऑप्शंस की बात करें चाहे हम फ्यूचर्स की बात करें, कंपाउंडिंग हमेशा कंटिन्यूस होगी, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, द रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइस दैट वी हैव डिराइव्ड इज कि देयर विल बी नो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अगर फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से थोड़ा ऊपर हो। मतलब अगर फ्यूचर स्पॉट प्राइस 84 था और फ्यूचर प्राइस 84.84 हो जाए तो देयर विल बी नो प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी। ये 84.84 कैसे बना? स्पॉट इनटू इंटरेस्ट 1 प्लस आर जो भी हमने लगाया। तो आइडियली अगर एस नॉट इंटू ई आर टी 84.84 है तो फ्यूचर प्राइस इतना चलेगा तो देयर विल बी नो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। दैट इज व्हेन द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, मार्केट इज इन पैरिटी। स्पॉट मार्केट फ्यूचर मार्केट पैरिटी में है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। इन एक्चुअलिटी माई डाइवर्जेंस में भी मोर और लेस। मैं कह रही हूँ कि होनी कितनी चाहिए डाइवर्जेंस? सिर्फ 0.84 की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? जितना मैं इंटरेस्ट कमा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि फ्यूचर मार्केट में जब मैं पोजीशन लेती हूँ तो मैंने पोजीशन तो आज ली, लेकिन आई एम बाइंग लेटर, I am deferring my purchase, I am postponing my purchase, I am not buying today. When I am not buying today, I can use my money and earn return on it. So वो एक एडिशनल एडवांटेज है फ्यूचर मार्केट में बायर को, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में बायर ने एसेट का एक्सपोजर भी ले लिया लेकिन पैसा भी नहीं दिया, और जब पैसा नहीं दिया तो उस पर रिटर्न कमा लिया। हेंस फ्यूचर प्राइस थोड़ा स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, तब वो इक्विलिब्रियम रहेगा। समझ आया? सो एफ नॉट इज इक्वल टू एस नॉट ई आर टी। Understood everybody? This is equation that you have to remember. Shall I stop? Okay, thank you for listening.